Yes, tell me. Take your seat. आप अपना बिना नाम और अपने शहर का नाम बताएं, जो अपना परिचय दीजिए। सर हमारा जन्म नालंदा जिले के बिहार शरीफ में हुआ है और सर हमने 10th दीपिरा हाई स्कूल दीपनगर से में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया है और सर हमने ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी 2017 में मैथमेटिक्स ऑनर्स से किया है और सर हमारी हॉबी रंगोली है। आपकी हॉबी क्या करती हैं रंगोली में आप? सर जैसे रंगोली में जैसे धार्मिक स्तर पर जैसे त्योहारों में दीपावली जिस स्तर पर हो सके सर उसमें हम रंगोली बनाते हैं, जैसे चावल से भी और आटा से भी बनता है, फूल से भी बनता है। वो ऐसे त्योहार बताइए जिसमें कि रंगोली का खास महत्व है। सर ऐसे दीपावली में काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। और किसी तरह शादी विवाह की ये सर बिहार में सर बिहार में क्या है, रंगोली को अरिपन बोला जाता है और सर ये उत्तरी बिहार जैसे मधुबनी दरभंगा ये इसकी काफ़ी फेमस है, जैसे विवाह के अवसर पे बनाया जाता है। रंगोली में आप क्या कुछ खास आपका उसमें कलाकारी है जिसमें कि आपको महारत हासिल है, विशिष्टता प्राप्त है? सर हम फ्लावर से बहुत सुंदर रंगोली बनाते हैं, जैसे कुछ बेस्ट मटेरियल हो उससे भी सर हम बहुत अच्छा रंगोली बनाते हैं। ये हॉबी आप कब से है? सर ये जिस 5-6 जैसे स्कूल में सब प्रोग्राम वगैरह होता था उस टाइम से ही हम बनाते थे। क्या आपको इसमें कोई राज्य स्तरीय जिला स्तरीय पुरस्कार भी मिला है? नो सर बस स्कूल में प्राइज मिला है। आपने बताया था कि मैथमेटिक्स से आपने मगध यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया 2017 में आपने किया और अभी 2023 में, तो इतने लंबे अंतराल का क्या करें? सर ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी 1-2 साल से मेरी माता जी की तबीयत बहुत खराब रहती थी, तो 2 साल कुछ पारिवारिक कारणों से मैं घर में रही क्योंकि उस टाइम सर पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाती थी, तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती थी। उसके बाद सर मैंने 66 बीपीएससी दिया कंटिन्यू। उसके बाद सर मैं उसमें इंटरव्यू भी दी, लेकिन कुछ नंबर से सर मैं नहीं अंतिम रूप से चयन हो पाई। उसके बाद सर मैंने बाल विकास पदाधिकारी का भी मैंने सर इंटरव्यू दिया, उसमें भी सर मैं अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाई। तो सर उस टाइम से मैं कंटिन्यू लगी हुई हूँ, बार बार इंटरव्यू दे रही हूँ। स्वास्थ्य क्या सफलता मिल जाएगी आपको? जी सर। आपने ऑप्शनल में सोशियोलॉजी जी सर। तो आप इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किए, सॉरी मैथमेटिक्स से ऑनर्स किया, आपने सोशियोलॉजी किया, ऐसा क्यों? सर मैं मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन सर समाज शास्त्र में सोशियोलॉजी में सर जैसे सर क्या था कि प्रशासन में मतलब सोशियोलॉजी समाज से एक नागरिक से जुड़ाव होता है। समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंध, सामाजिक संस्कृतियों को समझते हैं। तो सर ये एक ऐसा मंच है जिसमें हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा जुड़ सकते हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी संस्कृतियों को कभी समझ सकते हैं। और सर दूसरा कारण ये भी है कि सर मैथमेटिक्स का टीचर बेसिकली उतने अच्छे से नहीं उपलब्ध हो पाया क्योंकि सर हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, बाहर नहीं जा सकते थे। तो और सर इसका सोशियोलॉजी का सिलेबस भी हमें सही लगा और हम समझ पा रहे थे अच्छे से। यानी कॉम्पिटिटिवली रूप से आपने मैथमेटिक्स और सोशियोलॉजी दोनों सिलेबस का अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात आपको लगा कि सोशियोलॉजी में आप ज़्यादा कमजोर हैं। जी सर। और आपको लगा कि कम समय में एक निश्चित समय में अच्छी तैयारी आप और जिस फील्ड में सर हमको वर्क करना है वो समाज से रिलेटेड है। और आपने सोशियोलॉजी के माध्यम से 2 मुख्य परीक्षाएं भी आपने उत्तीर्ण की। जी सर। जैसा कि आपने पूर्व में बताया 66 आपने उत्तीर्ण किया और आप CDPO का एग्जाम भी आपने क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच। हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी को कितने भागों में दो भाग, ग्रामीण नगरीय और ग्रामीण। सबसे पहले सोशियोलॉजी का
वो प्रयोग हुआ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सर सबसे पहले फ्रांस में जो अगस्ट कॉम्टे थे समाजशास्त्री, उन्होंने समाजशास्त्र, क्योंकि सर यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा समाज से संबंधित घटनाएं घटित हो रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि आखिर क्या कारण है जो पुनर्जागरण, फिर सामंतवाद खत्म हुआ, तो उसके बाद कैसे कैसे समाज में परिवर्तन आया, तो अगस्ट कॉम्टे ने फिर सोशियोलॉजी वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में किया गया, लेकिन जनक जो है सोशियोलॉजी वर्ड जो है वो फ्रांस में अगस्त कॉम्टे ने किया। सोशियोलॉजी को अवैध संस्थान किसने कहा? सर मैं पढ़ी थी बट एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रही। एसीपी साहब, एसीपी का सोशियोलॉजी देता है ना, टेक्स्ट अवैध संस्थान किसने। अच्छा, आप सोशियोलॉजी का अध्ययन किए तो परिवार की जो स्वरूप है, परिवार का स्वरूप है क्या? सर परिवार का जैसे बेसिकली इंडिया में सर यहाँ पे संयुक्त परिवार देखा जाता है, ऐसे दो रूप में। एकल परिवार जैसे सर पश्चिमी सभ्यता में एकल परिवार का प्रचलन है, लेकिन सर इंडिया में संयुक्त परिवार अभी भी प्रेजेंट में उपस्थित है। क्या संयुक्त परिवार एग्जिस्ट कर रहा है? ये सर, बढ़ते अभी- वसीलीकरण के दौर में संयुक्त परिवार एग्जिस्ट कर रहा है। सर परिवार में परिवर्तन तो आया है, संयुक्त परिवार में बिल्कुल परिवर्तन आया है, लेकिन सर आज भी हम जो उसकी मौलिक जो आवश्यकताएं हैं वो अभी भी सर वर्तमान में दिखती है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अभी संयुक्त परिवार से है। तो शहरी क्षेत्र में आपका कहना है ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार अस्तित्व में है, जी सर। लेकिन शहरी क्षेत्र में धीरे धीरे इसकी पतन हाँ, हो रही जी है। सर। शहरी क्षेत्र में संयुक्त परिवार के टूटने का कारण है, दो कारण बताइए। सर शहरी क्षेत्र में सर एक क्या होता है कि व्यक्तिगत सोच होता है शहरी क्षेत्र में, और सर यहाँ पे मशीनीकृत व्यवस्था में लोग क्या होते हैं कि रोजगार सबका हो जाता है, और सर यहाँ पे द्वितीयक संस्थाएं ज्यादा उपलब्ध हो पाती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि वहाँ पे आपको द्वितीयक संस्थाएं नहीं उपलब्ध हो पाती है मनोरंजन के लिए, बच्चे को मतलब पालन पोषण के लिए, लेकिन यहाँ से जैसे छोटे बच्चों के लिए किड्जी स्कूल है, फिर सर आया आती है बच्चों की सेवा करने की, तो वहाँ यहाँ पे सर बेसिकली संयुक्त परिवार की भी जरूरत लोगों को नहीं पड़ती है, तो इसलिए सर बिखर जाते हैं। आपका मंतव्य है या विचार है कि आवश्यकता जनित हाँ सर। आवश्यकता जनित जो व्यक्तित्व विकास हुआ है लोगों का, उस आधार पर संयुक्त परिवार टिका है। जी सर। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि लोगों की विचारधारा भी बदल रही है? हाँ जी सर, विचारधारा कैसे साबित करेंगे आप? सर विचारधारा जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत सारा प्रयोग हो रहा है, तो उससे भी लोगों की विचारधारा, क्योंकि सर पहले क्या था कि उतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, तो अब क्या है सर कि लोग जैसे मोबाइल फोन हो गया, उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल, सब लोग उसी में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। और सर जैसे अभी रोजगार मतलब जो काम जो है, तो काम भी सर लोग बहुत करते हैं, तो इस वजह से दूसरे क्या एक कारण यह नहीं हो सकता है लोग पश्चिमीकरण को ज्यादा उन्मुख हो रहे हैं हाँ सर, पश्चिमीकरण के लिए। और अपने आप को तथाकथित मॉडर्न आधुनिक अत्याधुनिक जीवन शैली को अपना रहे हैं, और इसका परिणाम है कि संयुक्त परिवार आज विघटित हो रहा है आधुनिक। दूसरा कारण यह नहीं लगता है आपको कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति की सोच संकीर्ण होती है, अपने सगे संबंधी कुटुंब का भार उठाने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे, व्यक्तिवादी सोच ज्यादा है, और इसी कारण से ठीक है। संयुक्त परिवार के 4 लाभ बता दीजिए। सर संयुक्त परिवार में 4 लाभ हैं। सर संयुक्त परिवार में जैसे कि सर भावनात्मक लगाव होता है, संवेदनात्मक लगाव होता है, और सर दूसरे में सहयोगात्मक होता है। दायित्व का विभाजन किया जाता है, का विभाजन ये सभी सब। काम और बांट सर देते हैं सामूहिक रूप से संपत्ति के अधिकार रखते हैं, तो यहाँ पे एक होता है कि सर संपत्ति के लिए जैसे जो अभी संघर्ष दिखता है वो संयुक्त परिवार में कम दिखता है, क्योंकि सब एक दूसरे से मिलकर उसके अधिकार रखते हैं। और चौथा कारण हो सकता है जो व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, उनकी भी जीवन यापन उनकी भी जीवन यापन हो संयुक्त जाती परिवार में चल जाता है।
चलता है, बेरोजगार हैं, बुजुर्ग हैं, बैठे हुए हैं, बीमार हैं, अपंग हैं, तो संयुक्त परिवार में उनका एकल परिवार के दो लाभ होता है और दो हानि। सर एक परिवार के हानि में सर क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनका भावनात्मक और सहयोगात्मक लगाव उनको नहीं मिल पाता है। वेरी गुड। और सर उनका जो भरण पोषण है वहाँ पे सर एक आया के द्वारा किया जाता है, जो बच्चे पे काफी नकारात्मक असर पड़ता है, उन्हें पारिवारिक लगाव खत्म हो जाता है। बीमारी या अचानक आकस्मिक घटना के समय जो है, आकस्मिक घटना के समय हमें बहुत ही विषम कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जी सर। ये तो होता है लाभ के रूप में। सर एकल परिवार का लाभ होता है कि यहाँ पे जो संपत्ति का बंटवारा नहीं होता है, और सर दूसरा लाभ है आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है ज्यादा। हाँ, एक अर्निंग मेंबर हुआ, चार उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, आर्थिक बोझ तो कम आर्थिक बोझ पड़ता कम है। पड़ जाता है। चलिए, परिवार आपने बताया है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप तो सोशियोलॉजी में आपने आपका अध्ययन किया है, तो आप बताइए कि समाज को परिभाषित किया है। आओ, हाउ इज डिफाइंड द सोसाइटी? तो मैं ख्याल पेश करते हैं कि समाज जो है वो सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन, सामाजिक समूह का एक मेल। और राज्य स्टेट को डिफाइन कर। सर राज्य में एक सीमा होती है। राज्य के लिए चार आवश्यकता तो है ना, सरकार का होना, संप्रभुता का सरकार, निश्चित आबादी का होना, विभाग का होना। होना। आपने एक बताया था, चार बातें मिलती है तो राज्य की परिभाषित करता है। आप ये बताइए, प्रशासनिक सेवा में आप रहना चाहते हैं, सोशियोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, यह किस तरह से वहाँ पर लाभदायक होगा? सर मैंने समाजशास्त्र का अध्ययन करने वक्त सर समाज में जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उसको काफी बेहतर तरीके से समझा है। तो सर मुझे लगता है मैं जब प्रशासन में जाऊंगी तो वहाँ भी मैं सामाजिक समस्याओं को काफी अच्छे से समझूंगी और उसको उसको सर सॉल्व करने का काफी प्रयास करूंगी। आपने समाज का अध्ययन किया है बहुत निकट से, और प्रशासन और समाज को कोरिलेट करके आप चाहेंगे रूट काउज को ढूंढकर, मूल कारण को ढूंढकर उसको सॉल्व कर सकते। समाज में दहेज प्रथा जो आज भी प्रचलन है, जबकि तथाकथित रूप से हम लोग काफी आधुनिक हो चुके हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी यूज में जी रहा, थॉट भी हमारा हाई लेवल का हो चुका है, फिर भी ये डॉरी सिस्टम समाज में क्यों वर्तमान? सर इसके सर कई कारण है, इसमें से हम एक कारण नहीं बोल सकते ना, क्योंकि सर ये जो दहेज प्रथा है ये ऋग्वैदिक काल से ही चला आ रहा है। उस टाइम के जैसे विवाह जो होता था तो लड़की के जो पिता होते थे वो दान उपहार के, लेकिन सर वही धीरे धीरे आधुनिक काल में आते आते सर वो एक बड़ा सामाजिक समस्या बन गया सर। और आगे वर्तमान में भी सर दहेज से संबंधित कई सारी कामनाएं उत्पन्न होती, क्योंकि लड़की के पिता खुद कहते हैं कि हम आपको दहेज इतना देते हैं, लेकिन सर यहाँ पे कई ऐसे परिवार भी हैं जो दहेज के खिलाफ है, कई ऐसे, क्योंकि समाज में हर एक प्रकार के लोग रहते हैं। तो सर कई लोग हैं जो दहेज के खिलाफ भी हैं और कई लोग हैं जो दहेज के साथ भी हैं, वो लोग दहेज को बढ़ावा। सरकार को दहेज निरोधक कानून बनाएगा। जी सर, ये लीगल है, लेना और देना दोनों अपराध है सर। फिर भी इसमें प्रचलन में है। आप एक प्रशासनिक अधिकारी बने तो आप इस समस्या को, आप सोशियोलॉजी से हैं और समस्या भी बड़ा सामाजिक समस्या है ये, तो इसको किस तरह से समाप्त करने का प्रयास करें? वो ऐसे उपाय बताइए जो आपकी दृष्टि से अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दे सरकार। कानून तो बना हुआ है लेकिन फिर भी लोग दहेज ले रहे हैं, खुलेआम कार्रवाई हो नहीं पा रही और आप पर जिम्मेदारी बन जाए। सोशल रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट आपकी पुष्टि और आपको एक सब्जेक्ट मैटर दिया जा रहा है, आप क्या तो ऐसे अगर इसको इम्प्लीमेंट करें तो कुछ हद तक इसमें नियंत्रण पाया जा सकता है।
सर अगर मेरी ऊपर जिम्मेदारी आती है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो दहेज प्रथा का जो कानून है उसको मैं सबसे पहले सब लोग को जागरूक करूंगी। अगर उससे भी वो लोग नहीं माने तो यहाँ पे सर बेसिकली देखा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं तो वहाँ पे महिलाएं एक शिक्षा की कमी के कारण भी ये काफी ज्यादा प्रमोट हो रहा है। शिक्षा भी हो जाता है और सर जो उनके फादर्स होते हैं वो भी इस बात को नहीं समझते हैं। तो सर हम पहले उन लोग को समझाना चाहेंगे कि ये दहेज मतलब लेना और देना दोनों अपराध है। लेकिन सर फिर अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर हम उनको कानून के जो कार्रवाई होगी। यानी आप जागरूकता अभियान चलाएंगे, कैंपेन करेंगे, सेमिनार करेंगे, समझाएंगे, आप लोगों को जागरूक शिक्षित करेंगे और अगर नहीं मानता है तो कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। अगर आपको सूचना इस तरह की मिलती है या इस तरह का सत्यापन हो जाता है कि दहेज का लेन-देन किया गया तो आप इस पे क्या करेंगे? आपने चॉइस में आपने क्या रखा? प्रथम वरीयता किस पर दिया आपने? बिहार प्रशासनिक सेवा में क्यों जाना चाहते हैं? सर बचपन से हमारा सपना था कि जब मैं सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ जब ऑफिसर सब आते थे तो मुझे लगता था कि मैं भी एक दिन इस बात पे जाऊंगी। तो सर ये तो बचपन से हमारा सपना था और फिर से दूसरा कारण ये भी है कि इससे मैं जुड़कर लोगों के लिए काम कर सकती हूँ। यानी कि सरकार की योजनाओं को समाज के वंचित लोगों कर सकते हैं। वंचित लोगों की सर ग्रामीण परिवेश में आज भी देखा जाता है बहुत सारी योजनाएं लोग नहीं जानते हैं, वो अपने लाभ को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनके साथ उनको पता नहीं रहता कि हमारे लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। तो सर हमसे जहाँ तक होगा सर हम पूरा कोशिश करेंगे कि उनको सारी योजनाओं का लाभ मिले और सर गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चला रही है जिससे काफी ज्यादा सामाजिक समावेशन हो सकता है। बिहार के 4 योजनाओं का नाम बताइए सरकार के। सर मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना, स्टार्टअप योजना, जल जीवन हरियाली योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। कन्या उत्थान योजना में क्या सुविधाएं दी जाती है? सर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान में सर जन्म से ही लड़कियों को जन्म से लेकर पढ़ाई तक सर सरकार पैसे देती है। जन्म के साथ सर 2000 देती है। तक पास स्नातक नहीं किया जाता है। मनरेगा का नाम आपने सुना है? जी सर। क्या है? सर ये मनरेगा जैसे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे कानून है या योजना है या परियोजना क्या है? सर योजना है। कानून राइट टू वर्क क्या है? असंगठित क्षेत्र में जो लोग होते हैं जैसे गांव वगैरह में वहाँ लोगों को जैसे सर अभी गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट 228 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी। हाँ 228। ऐसे मनरेगा में कितने दिन रोजगार? सर ऐसे 200 सर लगभग सर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है 200 से 100 दिन 100 दिन महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण? 33% महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में बताइए। 2005 में लागू हुआ, क्या है घरेलू हिंसा अधिनियम? G20 अभी बैठक हुई, G20 का मुख्यालय और G20 का अभी जो हुआ उसका क्या है? सर G20 इंडिया में हुआ तो सर इसका बेसिकली बहुत सारे पर्सपेक्टिव में मतलब हो सकता है। मुख्यालय कहाँ है? सर G20 के मुख्यालय में सर इसमें जैसे हमारी जो सरकार है इसके लिए सर जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग राज्य में इसका G20 का सम्मेलन हुआ है। तो सर इसमें ये देखा गया कि जैसे बिहार में हुआ तो सर इसे लेबर मतलब सामाजिक समावेशन से रिलेटेड हुआ। G20 का बिहार ये सर हुआ बिहार पटना में।
G20 का अभी जो बजट दिल्ली में हुआ, हाँ सर अभी हुआ, लेकिन सर अभी हो रहा है, लेकिन सर उसको हर स्टेट में उसको किया गया, जैसे संस्कृति से रिलेटेड उड़ीसा में किया गया सर, रोजगार से दिल्ली में G20 का जो राष्ट्राध्यक्ष उनका विषय वस्तु मैटर क्या था कि सब एकत्रित हुए, क्या उभरकर बातें सामने आई, G20 का लोगो क्या था उसका, सर एक पृथ्वी है और सर वन नीचे अर्थ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, सर पृथ्वी है और उसके नीचे सर कमल का फूल है। उसमें कुछ मिडिल ईस्ट, यूरोप, कुछ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, क्या फायदा सर उसे मिडिल ईस्ट में जो कॉरिडोर का जो निर्माण हो रहा है, होगा? हाँ सर होगा उससे, तो सर उससे सबसे पहले सर मध्य एशिया से इंडिया का जुड़ाव हो जाएगा। भारत को क्या फायदा? हाँ भारत को सर उससे, जैसे कि वहाँ पे हम जैसे पाकिस्तान सर है, तो पाकिस्तान सर वहाँ पे तो वहाँ पे हम लोग का जो मतलब उससे भी रक्षा मिलेगी, और सर तेल बेसिकली तेल जो है वैश्विक जैव ईंधन पर हस्ताक्षर कुछ देश किए, क्या वैश्विक जैव ईंधन पर करार हो जाता है, भारत क्या बेनिफिट? सर हरित ऊर्जा हमको बढ़ावा मिलेगा भारत को, और सर जो भारत ने जो 2070 तक जो लक्ष्य रखा है नेट जीरो का, उससे भी उसको प्राप्त करने में भारत को सहूलियत होगी। भारत के लिए ब्रिक्स क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है? ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं, कितने शामिल हुए हैं? सर ब्रिक्स में 6 और कंट्री शामिल हुए हैं सर, एक सर एग्जैक्ट मुझे 2-3 बता दीजिए। मिस्र है सर, इथियोपिया, अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। क्या क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है ब्रिक्स भारत के लिए? सर ब्रिक्स में सर इसमें एक साउथ अफ्रीका है और सर ब्राजील है। इसलिए सर इसमें देखा जाए तो जो दक्षिण एशिया का जो कंसेप्ट है, उसमें सर ब्रिक्स के माध्यम से भारत इसमें एक उभरता हुआ नेतृत्व कर रहा है। भारत को क्या बेनिफिट है? तो उभरता हुआ अलग चीज बता रहे हैं, बेनिफिट्स क्या है भारत को? हम किसी संगठन से जुड़ते हैं सर चाइना को प्रतिसंतुलित करने के लिए पहला सर चाइना, यस उसमें चाइना तो खुद है। हाँ सर, तो उस मंच के थ्रू मतलब हम जैसे हम ऑर्डर करने के लिए चाइना को अलग संगठन की जरूरत है ना, उसी संगठन में चाइना उसमें हम ऑर्डर कैसे करेंगे? सर इसमें नहीं बता पा रहे, आप क्वेश्चन को नहीं बता पा रही हैं तो सॉरी बोलिए। दूसरी बात, आँख ऊपर नीचे नहीं कीजिए, जब बोलते थे एक जगह फोकस हो जाते इधर नहीं देखते हैं, तीसरी कमी है, हम ही बता रहे हैं आपका, ठीक है? फिर बताने समय इधर उधर सोचने लगते हैं, नहीं आई कॉन्टेक्ट जब कभी कभी बोलते तो फेस और आई कॉन्टेक्ट सही रहता है, फिर सोचने लगती हैं फिर इधर उधर, वैसे बॉडी लैंग्वेज पोर्शन भी सही नहीं है, ठीक है? ध्यान देना है, क्वेश्चन का आंसर देना नहीं देना अतिरिक्त बात है, नहीं भी दीजिएगा सिलेक्शन हो जाएगा। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सर यूएनओ जैसे सर द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम जो देश में सर बहुत सारे जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, उसको सर कम करने, उसको खत्म करने के लिए यूएनओ एक संगठन का निर्माण किया गया था सर। यूएनओ में शांति कितने राष्ट्र हैं? विश्व में शांति स्थापना करने के कितने लिए राष्ट्र हैं? सर 190। नाटो क्या है? सर नाटो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। कब हुआ गठन इसका? 31वां देश कौन बना? सर फिनलैंड बना है और सर इसमें 31 कंट्री है और सर 1949 में आज कोई विशेष दिन है, आज 8 अक्टूबर है, बता सकती हैं? सर आज एशियन गेम्स का लास्ट डे है। आज दिवस के रूप में आज एयरफोर्स। आज आपने समाचार पत्र पढ़ा?
अच्छा, भारत की जो वैदेशिक नीति है, फॉरेन पॉलिसी, उसका आधार क्या है? भारत जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे भी वर्क करता है, और सर मित्र राष्ट्र जो होते हैं उनको प्राथमिकता भारत देता है, और सर जो पंचशील सिद्धांत है, क्या है पंचशील सिद्धांत? सर पंचशील सिद्धांत जैसे चाइना और इंडिया, ये दोनों मिलकर से पंचशील सिद्धांत अपनाए। क्या है पंचशील के सिद्धांत? सर एक दूसरे की समृद्धता का ध्यान रखना, हाँ, और सर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। भारत चाइना तो कर रहा है। ये सर चाइना पंचशील का उल्लंघन कर रहा है, और एक दूसरे को व्यापार में बढ़ावा देना। अनाक्रमण संदेश बना रहा, आक्रमण नहीं करेंगे। हाँ, आरबीआई क्या? सर आरबीआई भारत सरकार की केंद्रीय बैंक। आरबीआई कौन सी पॉलिसी जारी करती है? सर आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है। तो एक राजकोषीय नीति होता है, एक मौद्रिक नीति होता है, दोनों में क्या अंतर है? राजकोषीय नीति राज्य के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा, और सर मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा किया जाता है। सरफेसी एक्ट अभी चलन चर्चा में बताएंगे। सरफेसी एक्ट आरबीआई से रिलेटेड सरफेसी एक्ट। अभी सिक्किम में जो है बांध टूटने की घटना आई, बादल फटा, देख रही है भयावह संकट, आपदा, डिजास्टर आया सिक्किम। सर सिक्किम आउटबस्ट की घटना हुई ना, बादल वहाँ फट गया था, और क्यों होता है ऐसा? इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बार जो हिमालयी रीजन क्षेत्र हैं, लद्दाख हो गया, हिमाचल, अरुणाचल, असम क्षेत्र में आता है, कृत्रिम झील नहीं है, नेचुरल है, निर्माण होता है, फिर ऐसा हो जाता है, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? और उसके सुरक्षा का उपाय बताइए सरकार का। सर इस आपदा से, जैसे सिक्किम में जो आपदा आई, तो उससे सर सोशल इफेक्ट भी पड़ता है, इकोनॉमिकल इफेक्ट भी पड़ता है। क्या जैसे सोशल में सर जैसे वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, सामाजिक जो व्यवस्था वहाँ पे बनी हुई है, वहाँ पे घटना से सर अस्त व्यस्त हो जाती है। जानों माल की नुकसान होगी। यस सर, और सर इकोनॉमिकल में सर ये होता है कि काफी ज्यादा आर्थिक बोझ बढ़ेगा उस स्टेट का। यस सर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित होगा, सूचना तंत्र प्रभावित होगा। अस्त व्यस्त हो जाएगी। उसको कैसे रोका जा सकता है? 2-3 सुझाव बता दीजिए। सर अगर आपदा को रोकने से पहले सर सूचित किया जाए, मतलब क्या भारत ने ऐसा इजाद किया है सूचना देने वाला कोई? विपर जो आया देखे पूरा हटा दिया गया सूचना। ये सर विपर जो आए में सब पहले ही सूचित कर दिया क्या है सिस्टम का नाम बताइए? आया भारत डेवलप कर दिया है, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर दिया भारत सरकार ने, ठीक है? अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर दिया। दूसरी बात कि पहले वहाँ हम मैपिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, उन डेंजर जोन को चिन्हित करेंगे रोकने के लिए, और प्रशिक्षित करेंगे वहाँ के स्थानीय नागरिक को, ठीक है? ये सभी चीजें से रोका जा सकता है, अंकुश लगाया जाएगा, पूर्णतः नहीं रोका जा सकता प्राकृतिक आपदा को। एक सिचुएशन टेस्ट हम लोग लेते हैं। आप लोग किसी जिला के प्रशासनिक अधिकारी, आप ये SDM बना दीजिए, ठीक है? आपको अचानक एक फोन आती है कि एक पिक्चर हॉल है, फिल्म हॉल है, थिएटर है, वहाँ आग लगी, आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले मैं उस घटना के बारे में सच्चाई जानना चाहूँगी, वो सही है या नहीं। अगर वो सही रहेगी तो सर जो ऐसे जांच करेंगे आपसे, जो पीड़ित है वही तो फोन कर रहा है, या कोई व्यक्ति फोन कर रहा है, जैसे देखिए आगे वाक दिख रहा है तब तो वो फोन कर रहा है। हाँ जी सर, लेकिन सर कभी ऐसा होता है कि फेक सूचना भी देंगे, ये मान गया, तो क्या करेंगे? सर सबसे पहले उस घटना की हम जांच करेंगे। आप जांच करेंगे, आप SDM है, नो सर मेरे नीचे जो रहेंगे उनके
और सर फिर उसके बाद उसको सुविधा मुहैया करवाई जाएगी, आपके सामान्य यंत्र वगैरह जो बुझाने का जो होता है वो सब भेजा जाएगा, बहाल किया जाएगा। क्या तुरंत आप फायर एक्सटिंग्विश विभाग को सूचना करेंगे, गाड़ी रवाना करेंगे, जाके फायर एक्सटिंग्विश करेंगे, बुझाएंगे, और क्या करेंगे? और सर उससे जो मतलब हानि हुई है, हाँ, जैसे अगर मान लो वहाँ आग लगी है तो निश्चित से इंजरी हुआ होगा, घायल होंगे, ये सर उसको मेरे हॉस्पिटल जो लोग घायल हुए हैं आप एम्बुलेंस को कहाँ खबर करें? आपको एम्बुलेंस को भी तो खबर यस करना है। उसके बाद आप लोकल थाने को भी आपको खबर करें, लॉ एंड ऑर्डर का मैटर हो सकता है, कोई भी तो मिलेंगे प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फिर आप बड़े पदाधिकारी को आप नहीं बता पा रहे हैं, उनको तो सूचना करेंगे डीएम साहब से। चलिए फायर राउंड में आप बता दीजिए हम लोग को, भारत के अभी राष्ट्रपति जी कौन है? महामहिम मुर्मू, और बिहार के राज्यपाल अभी राज्यपाल महोदय का बिहार के किस जिला में दौरा है आज? छपरा। और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? और आरबीआई के गवर्नर, और बिहार के कंट्रोलर ऑफ द अटॉर्नी जनरल कौन है? क्या थे इससे पहले क्वेश्चन आपको लगाना है, श्री लगाना, श्रीमान लगाना, डायरेक्ट नहीं बोलना। जनता के प्रतिनिधि जो होंगे माननीय लगेंगे, अधिकारी में श्री लगेगा, राज्यपाल, गवर्नर, राष्ट्रपति, ऑनरेबल में न्यायमूर्ति, आपके जिला के जिलाधिकारी कौन है? आपके डीएसपी साहब कौन है? पुलिस संजय कुमार। फिर आप संजय कुमार बोलते हैं, श्री लगाना। आपके क्षेत्र के विधायक एमएलए था? श्री फिर नहीं लगाना, माननीय लगाना, ये नहीं समझ रहे। जो जनता ने मान लिया, जनता के द्वारा चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बता दीजिए आप अपने इलाके वही है माननीय क्वेश्चन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी सांसद, याद चलिए कोई बात नहीं। आप अपने जिला के साक्षरता और वहाँ का लीला बाढ़ नियंत्रण हेतु 2 उपाय बताइए जो बिहार में कारगर रूप से अपनाया जा सकता है। नदी जोड़ परियोजना का नाम आपने सुना है? और दूसरा और सर वहाँ स्कूल का जैसे बड़े बड़े बांध बनाए जाएंगे, घाट को निकाला जाएगा, डेंजर जोन को मैपिंग किया जाएगा, ये सब चीजें। थैंक यू, इंटरव्यू समाप्त हुआ।